नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस वन की फिजिक्स करवा रहा हूँ और अपने इसके अंदर सेकंड फिजिक्स शुरू कर चुके हैं। और लास्ट हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हम लोग प्रतिबल के बारे में पढ़ रहे थे। प्रतिबल के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि प्रतिबल जो होता है वो आपके 3 प्रकार का दिया गया है और 3 प्रकार का ही होता है ये। इसके अंदर अपने अनुदैर्ध्य प्रतिबल को पढ़ चुके हैं और आयतन जो प्रतिबल होता है उसे पढ़ चुके हैं। अब अपने इसके अंदर तीसरा जो प्रतिबल है उसकी बात करेंगे, जिसे अपने कहते हैं स्पर्शी प्रतिबल या अपरूपी प्रतिबल। तो तीसरा जो प्रतिबल आता है वो है स्पर्शी या अपरूपी प्रतिबल, अपरूपी प्रतिबल। ठीक है, तीसरा प्रतिबल आपके आता है वो आता है स्पर्शी या अपरूपी प्रतिबल। इसके अंदर देखिए अपने क्या होता है, अगर अपने क्या करें किसी एक वस्तु की एक सतह को स्थिर रखें और जो दूसरी उसकी सतह होती है उस पर अपने क्या करें स्पर्शी बल लगाएं, तो स्पर्शी बल लगाने से वस्तु जो है उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा। और एकांक ये जो वस्तु में परिवर्तन आ रहा है इस अपरूपण के विरुद्ध, ठीक है, वस्तु के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन में अपरूपण के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर, वस्तु में अपरूपण के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला जो प्रतिक्रियात्मक बल है, जो प्रतिक्रियात्मक बल है उसे अपने किस नाम से जानते हैं, उसे अपने जानते हैं अपरूपी या स्पर्शी प्रतिबल के नाम से, स्पर्शी या अपरूपी प्रतिबल के नाम से। ठीक है, तो वस्तु के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने अपरूपण उत्पन्न कर रहे हैं और उस अपरूपण के विरुद्ध वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रतिक्रियात्मक बल कार्य कर रहा है उस प्रतिक्रियात्मक बल को ही अपने किस नाम से जानते हैं, स्पर्शी या अपरूपी प्रतिबल। परंतु आपके पास में जो क्षेत्रफल है वो कैसा होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए आपके पास में एकांक। ठीक है, अब अपने इसके अंदर नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है विकृति। तो देखिए विकृति का क्या मतलब है। नया टॉपिक अपने इसमें आता है विकृति। तो अपने टॉपिक पढ़ रहे थे ये प्रतिबल और दूसरा था अपने पास में विकृति। विकृति का मतलब देखिए क्या है, जब भी आप लोग क्या करते हो किसी भी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हो, जब भी आप क्या करते हो किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हो तो वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर क्या होगा, वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होगा। यानी किसी भी वस्तु पर जब आप लोग क्या करते हो विरूपक बल लगाते हो तो वस्तु के आकार और आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और वस्तु के आकार या आकृति में आरोपित बल के अनुपातिक परिवर्तन को, जो अनुपातिक परिवर्तन अपने पास में होता है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे अपने जानते हैं इस अनुपातिक परिवर्तन को, आकार या आकृति में अनुपातिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, इस अनुपातिक परिवर्तन को अपने कहते हैं विकृति। ठीक है, यानी आप लोग क्या कर रहे हो किसी भी वस्तु के आकार और आकृति में कर रहे हो परिवर्तन, किसके द्वारा, बाह्य विरूपक बल के द्वारा। तो वस्तु के आकार और आकृति में जो अनुपातिक परिवर्तन आता है, अनुपातिक परिवर्तन का मतलब हो गया कि एक तो आपके पास में वस्तु पर विकृति का मान आ रहा है, यानी वस्तु की लंबाई, आयतन जो भी है उसमें आपने क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। दूसरा, जो उसकी लंबाई या उसका आकार जो था वो पहले कितना था
उनका जो अनुपात आने वाला है उस अनुपात को अपने किस नाम से जानते हैं, विकृति के नाम से जानते हैं। यानी अनुपातिक परिवर्तन जो होता है उसे अपने क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। जैसे आपके पास में प्रतिबल 3 प्रकार का था, उसी प्रकार से आपके पास में विकृति भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं अनुदैर्ध्य विकृति की। सबसे पहले अपने कौन सी विकृति की बात कर लेते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति की बात कर लेते हैं। तो बाह्य बल के प्रभाव से वस्तु की एकांक लंबाई में उत्पन्न परिवर्तन जो है, वस्तु की एकांक लंबाई में जो परिवर्तन होता है या लंबाई में उत्पन्न आनुपातिक परिवर्तन जो होता है, वस्तु की एकांक लंबाई में परिवर्तन, वस्तु की एकांक लंबाई में परिवर्तन, या आप लोग क्या कह सकते हो, वस्तु की लंबाई में आनुपातिक परिवर्तन को, वस्तु की लंबाई में आनुपातिक परिवर्तन को, अनुपातिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, उस अनुपातिक परिवर्तन को अपने कहा जाता है अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, लंबाई में उत्पन्न होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को अपने किस नाम से जानते हैं, तो इसे अपने जानते हैं अनुदैर्ध्य विकृति के नाम से। अगर बात करें अपने अनुदैर्ध्य विकृति की, तो देखिए इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या आएगा। आपके पास में जो अनुदैर्ध्य विकृति है इसका फॉर्मूला अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र, तो अपने देखिए परिभाषा क्या लिखी है अनुदैर्ध्य विकृति की। तो अनुदैर्ध्य विकृति की हम लोगों ने परिभाषा लिखी है एकांक लंबाई में परिवर्तन, वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाला परिवर्तन, या आपने क्या लिखा है, वस्तु की लंबाई में होने वाला या वस्तु की लंबाई में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन। ये अनुपातिक परिवर्तन किस में हो रहा है, ये अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है लंबाई में, वस्तु की लंबाई में अनुपातिक परिवर्तन या वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अपने अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। तो अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला आ जाता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अनुदैर्ध्य विकृति। और इसका अगर मान देखें तो स्मॉल l बटा कैपिटल L मान आप लोग लिख सकते हो। यहाँ कैपिटल L क्या है, कैपिटल L जो है तार की प्रारंभिक लंबाई है और ये लंबाई में क्या है, परिवर्तन है, ये क्या है, लंबाई में परिवर्तन है। तो लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई जो है उसका अनुपात क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। अब शायद आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि अनुपातिक परिवर्तन जो आपने लिखा है लंबाई में अनुपातिक परिवर्तन, इसका क्या मतलब है। तो लंबाई में अनुपातिक परिवर्तन का मतलब क्या है, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो क्या कहलाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगा। या फिर आप लोग बोल सकते हो एकांक लंबाई में होने वाला परिवर्तन, यानी लंबाई L जो है इसकी जगह आप लोग क्या रख देते हो, एकांक 1 रख देते हो, तो उसमें आपकी विकृति किसके बराबर आ जाती है, लंबाई में परिवर्तन के बराबर आ जाती है। यानी एकांक लंबाई में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हो लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई क्या कहलाता है, ये अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। ठीक है, अगर आगे अपने इसमें बात करें तो एक तो आपके पास में आता है इसमें तनन विकृति लंबाई में, और एक होती है संपीड़न विकृति। लंबाई के अंदर कौन सी विकृति आ सकती है, एक तो आती है तनन विकृति, कौन सी विकृति, तनन विकृति, और एक आती है संपीड़न विकृति। तो दो तरीकों की विकृतियाँ अपने पास में आती है, एक तो तनन विकृति और एक आती है इसमें संपीड़न विकृति। तनन विकृति का क्या मतलब है, तनन विकृति का मतलब है कि अगर आप लोग क्या कर रहे हो, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन कर रहे हो, और लंबाई में क्या परिवर्तन कर रहे हो, वस्तु की लंबाई को बढ़ा रहे हो। यानी यदि वस्तु की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो जब वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में जब वृद्धि होती है तब आप लोग इसे क्या बोलोगे, तब आप लोग इसे कहोगे तनन विकृति। और जब कमी की जाती है, लंबाई में आप लोग क्या कर देते हो, कमी कर देते हो, तो उसमें जो विकृति आती है वो कौन सी आती है, संपीड़न
विकृति आती है। यहाँ से आप लोगों को शायद एक बात पता लग गई होगी कि आपके पास में विकृति जो है वो किस प्रकार की राशि है, विमाहीन राशि है। ठीक है, विकृति जो आपके पास में होती है ये विमाहीन और मात्रक केंद्र राशि होती है। क्यों? क्योंकि अनुपातिक परिवर्तन इसमें लिया जाएगा। अगर अनुपातिक परिवर्तन लिया जाएगा तो ऊपर भी लंबाई है और नीचे भी क्या है, लंबाई है, तो दोनों का मात्रक सेम आता है, मीटर और मीटर, तो मात्रक दोनों के क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। इसी तरीके से दोनों की विमाएँ भी क्या हो जाती है, निरस्त हो जाती है। तो विकृति की अगर बात की जाए तो विकृति एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। ठीक है, तो विकृति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए मात्रक और विमा, तो ना तो इसका मात्रक होता है और ना ही विमा होती है। देखिए, आपकी याद होगा मैंने जब आपको शुरुआत का चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर एक टॉपिक करवाया था जो एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, वही आपका विमा वाला, और मैंने वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर के नाम से करवाया है। तो विमा वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर प्रतिबल की विमा मिलेगी आपको, विकृति की विमा मिलेगी और प्रत्यास्थता नियतांक जो है उनकी विमा भी आपको मिलेगी। तो प्रतिबल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और विकृति जो है ये विकृति होती है, और इसके अंदर आप लोगों ने देख लिया होगा कि विकृति के ना तो मात्रक होता है और ना ही विकृति की विमा होती है। दूसरी अगर आगे अपनी बात करें अनुदैर्ध्य विकृति के बाद में, तो दूसरा अपने इसके अंदर आता है आयतन विकृति। दूसरा अपने पास में आता है आयतन विकृति। ठीक है, तो जैसे अपने किसे लिखा है, अनुदैर्ध्य विकृति को लिखा था, क्या लिखा था, एकांक लंबाई में परिवर्तन। उसी तरीके से आप लोग यहाँ क्या लिखोगे, एकांक आयतन में परिवर्तन। किसी वस्तु के एकांक आयतन में परिवर्तन, किसी वस्तु के एकांक आयतन में परिवर्तन, या वस्तु के आयतन में आनुपातिक परिवर्तन, वस्तु के आयतन में आनुपातिक परिवर्तन क्या कहलाता है, आयतन विकृति कहलाता है। तो एकांक आयतन में परिवर्तन या वस्तु के आयतन में आनुपातिक परिवर्तन जो है उसे किस नाम से जानते हैं, आयतन विकृति के नाम से जानते हैं। आयतन विकृति का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो आयतन विकृति का फॉर्मूला यहाँ से, जैसे आप लोगों ने अनुदैर्ध्य विकृति का लिखा है उसी प्रकार से आप लोग किसका फॉर्मूला लिखोगे, आयतन विकृति का लिखोगे, आयतन विकृति का। आयतन विकृति का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ लिखा था उसी तरीके से आयतन में परिवर्तन, जैसे यहाँ लंबाई में परिवर्तन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, आयतन में परिवर्तन, अपॉन यहाँ प्रारंभिक लंबाई थी तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रारंभिक आयतन आ जाएगा। ठीक है, या आप लोग क्या लिख सकते हो इसे, आयतन विकृति बराबर डेल वी अपॉन वी। ठीक है, तो आयतन के अंदर जो अनुपातिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, तो आयतन में उत्पन्न होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को अपने किस नाम से जानते हैं, इसे अपने जानते हैं आयतन विकृति के नाम से। और जो लंबाई में अनुपातिक परिवर्तन आ रहा है उसे जानते हैं अपने अनुदैर्ध्य विकृति के नाम से। ठीक है, तो ये दो विकृतियाँ आपके आती है, एक तो अनुदैर्ध्य और एक आयतन। तीसरी जो आपके पास विकृति आती है वो आती है अपरूपण विकृति। ठीक है, जैसे आपके पास में प्रतिबल थे उसी प्रकार से विकृति है। तीसरी जो आपके पास में विकृति आती है वो कौन सी आती है, तो तीसरी विकृति आपके पास में आती है अपरूपण विकृति। ठीक है, अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति देखिए ये थोड़ी अलग है इन दोनों से, यहाँ थोड़ा अलग अपने चीज़ें काम में लेंगे। देखिए अपरूपण विकृति जो आपके पास में है इसमें, तो अब तक तो अपने क्या कर रहे थे, अनुपातिक परिवर्तन की बात कर रहे थे, लंबाई में अनुपातिक परिवर्तन, आयतन में अनुपातिक परिवर्तन, और उसी को अपने क्या बोल रहे थे, विकृति बोल रहे थे। अब अपने अपरूपण विकृति जो होती है इसमें थोड़ा अलग होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो एक सतह होती है, जैसे आपके पास में कोई एक ठोस है, जैसे ये हमारे पास में कोई एक ठोस है, ये हमारे पास में कोई एक ठोस है। ठीक है, इस ठोस की अगर बात करें तो ये A B C D
ई और एफ, जी और एच, ये अपने पास में क्या है, एक ठोस है। इस ठोस की अगर बात की जाए तो इसमें देखिए अपरूपण विकृति का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि इसकी किसी एक सतह को आप लोगों को क्या रखना होगा, स्थिर रखना होगा। ये जो आपके पास में ठोस है इसकी एक सतह को आप लोग क्या रखोगे, स्थिर रखोगे। जैसे ये जो नीचे वाली इसकी सतह है ए बी एफ ई, इसे मैं क्या कर लेता हूँ, स्थिर रख लेता हूँ। और इसकी जो दूसरी सतह है, इस दूसरी सतह पर अगर आप लोग क्या करते हो, स्पर्शीय प्रतिबल इस पर लगाते हो, तो स्पर्शीय प्रतिबल जब इस पर लगेगा तो इसकी एक सतह रुकी रहेगी और दूसरी सतह जो है वो क्या होगी, विचलित हो जाएगी। यानी ये जो आपके पास में आकृति है, इसके आयतन और लंबाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, परंतु इसकी आकृति जो है उसमें क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। और इस परिवर्तन को ये अपने क्या कहते हैं, अपरूपण विकृति कहते हैं। तो यहाँ लंबाई और आयतन जो है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ क्या बदलने वाला है, यहाँ पर बदलने वाली है वस्तु की आकृति, ठीक है। जो शेप है वो थोड़ी यहाँ से चेंज हो जाएगी। जैसे अगर अपने यहाँ से बनाए इसे, तो जैसे ही आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर स्पर्शीय बल आरोपित करते हो, तो स्पर्शीय बल आरोपित करने से इसकी जो शेप है वो थोड़ी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इस तरीके से इसकी थोड़ी शेप जो है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी शेप जो है वो क्या हो जाती है, थोड़ी बदल जाती है। और यहाँ ये जो कोण आता है, ये कोण अपरूपण कोण अपने पास में है और यही विकृति के बराबर होता है। तो अगर इस भुजा को अपने माने, ये भुजा कितनी है अपनी L, और ये जो परिवर्तन है इसे मैं कितना मान लेता हूँ, डेल x मान लेता हूँ। इस कोण को अपने कितना मान लेते हैं, डेल x मान लेते हैं। तो आपके पास में आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि ये जो आकृति है ये थीटा कोण से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो ये जो आपके पास में कोण है, इस कोण को ही अपने क्या कहते हैं, अपरूपण कोण कहते हैं। जितने कोण से ये विचलित हुई है उस कोण को अपने क्या कहते हैं, उस कोण को अपने कहते हैं अपरूपण कोण। और ये अपरूपण कोण ही क्या है, ये थीटा जो है, इस थीटा को अपने क्या कहते हैं, अपरूपण कोण कहते हैं। और ये अपरूपण कोण ही क्या है, अपरूपण विकृति का मापक है। ये अपरूपण कोण ही क्या है, अपरूपक विकृति का मापक है। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखोगे कि थीटा जो है इसे अपने क्या कहते हैं, अपरूपण कोण कहते हैं। और ये थीटा ही क्या होता है, अपरूपण विकृति का मापक होता है। तो अगर इस डायग्राम से आप लोग किसका मान ज्ञात करते हो, टेन थीटा का मान ज्ञात करते हो, किसका मान ज्ञात करते हो, टेन थीटा का मान ज्ञात करते हो, तो ये लगभग किसके बराबर आ जाता है, थीटा के बराबर आ जाता है, ठीक है। और ये क्या है, आपका अपरूपण कोण या अपरूपण विकृति है। और यहाँ से अगर आप लोग मान देखो तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल x बटा L, ठीक है, डेल x बटा कितना आ जाएगा, ये L आ जाएगा। और ये थीटा जो है ये आपकी क्या है, अपरूपण विकृति या अपरूपण कोण, अपरूपण विकृति। और किसके बराबर है, ये अपरूपण कोण के बराबर है, ठीक है। तो आपके पास में इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, अपरूपण विकृति या अपरूपण कोण का थीटा का, तो ये आ जाता है टेन थीटा और लगभग किसके बराबर होता है, थीटा के। और यहाँ से आप लोग इसे क्या लिख सकते हो, डेल x बटा L लिख सकते हो। तो ये आपके पास में तीन प्रकार के प्रतिबल थे और तीन प्रकार की आपके पास में क्या थी, विकृतियाँ थी। तो तीन प्रकार के जो प्रतिबल थे उन्हीं के संगत तीन प्रकार के आपके पास में क्या आई है, विकृतियाँ आई है। देखिए फिर से आपको सभी एक साथ बताता हूँ, तीन प्रकार के जो आप लोगों ने प्रतिबल पढ़े हैं उन्हीं के संगत आपको क्या मिली है, विकृतियाँ मिली है, ठीक है। जैसे प्रतिबल आपके पास में कौन सा था, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्या पढ़ा था आप लोगों ने, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो विकृति भी आप लोगों ने पढ़ी है कौन सी, अनुदैर्ध्य विकृति। इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा था आयतन प्रतिबल, तो आपने एक विकृति भी पढ़ी है कौन सी, आयतन विकृति। आप लोगों ने अपरूपण प्रतिबल पढ़ा है, अपरूपण प्रतिबल, तो आप लोगों ने अपरूपण विकृति भी यहाँ
बड़ी है। ठीक है, तो 3 प्रकार के प्रतिबल है, उनके संगत 3 प्रकार की आपके पास में क्या है, विकृतियां हैं। प्रतिबल आप लोगों ने जो पढ़े हैं इनका फॉर्मूला सभी का एक ही आ रहा था, F/A। ठीक है, F/A हम लोगों ने इनके अंदर क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा था, और यहाँ अपने क्या कर रहे थे, अनुपातिक रूप से परिवर्तन ले रहे थे। बस फर्क किस में आता है, ये जो लास्ट तीसरे वाला है इसमें क्या लिखते हैं अपने, फर्क लिखते हैं। कैसे, देखो अपरूपण प्रतिबल के अंदर तो अपने क्या बोला था, अपने बोल रहे थे कि कोई एक आपके पास में तार है इस तरीके का, जैसे आपके पास में क्या है, कोई एक तार है और इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई में आप लोग परिवर्तन कर रहे हो। कैसे, इसका जो अनुप्रस्थ काट है उसके अनुदिश आप लोग लगा रहे हो बल, तो इसके एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर जो बल लगता है, बाह्य बल लगता है, वो किसके बराबर आ रहा था, वो आ रहा था आपके प्रतिबल के बराबर, जिसे अपने किस नाम से जान रहे थे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के नाम से जान रहे थे। तो ये किसके विरुद्ध था, ये था लंबाई में परिवर्तन के विरुद्ध, लंबाई में परिवर्तन के विरुद्ध। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन के विरुद्ध जो आपके यहाँ पर प्रत्यानयन या आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल लग रहा था, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और आयतन वाले में अपने क्या पढ़ा था, एक सममित आपके पास में आकृति थी। ठीक है, और इसकी जो सभी सतह थी, सभी फलकें जो इसकी थी, उन पर समान रूप से क्या हो रहा था, सभी दिशाओं से लंबवत बल जो है वो आरोपित किया जा रहा था। सभी दिशाओं से लंबवत बल जो है इस पर क्या किया जा रहा था, आरोपित किया जा रहा था, जिससे इसकी आयतन जो है उसमें क्या आ रहा था, परिवर्तन आ रहा था। और आयतन में परिवर्तन के विरुद्ध जो एकांक क्षेत्रफल पर यहाँ पर प्रतिबल, प्रतिक्रियात्मक बल कार्य कर रहा था, उसे अपने जान रहे थे आयतन प्रतिबल के नाम से। उसके बाद में अपने पढ़ा था अपरूपण प्रतिबल। इसके अंदर अपने क्या कर रहे थे, वस्तु की आकृति के अंदर परिवर्तन हो रहा था, एक सतह को नियत रख के दूसरी पर बल लगाया जा रहा था, और इसी को अपने किस नाम से जान रहे थे, अपरूपण प्रतिबल के नाम से जान रहे थे। फिर आप लोगों ने 3 प्रकार की विकृतियां पढ़ी है। एक तो आप लोगों ने पढ़ी अनुदैर्ध्य विकृति, इसके अंदर आपको क्या करना है, लंबाई में जो अनुपातिक परिवर्तन आ रहा है या एकांक लंबाई में जो परिवर्तन आ रहा है, वो अनुदैर्ध्य विकृति के नाम से हम लोगों ने लिखा है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु की प्रारंभिक कितनी लंबाई है और ऊपर क्या लिखा है, लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, ये जो आपके पास में अनुपातिक परिवर्तन है क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य विकृति। फिर आयतन विकृति हम लोगों ने पढ़ा है, इसके अंदर क्या करना है, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, यानी आयतन में जो अनुपातिक परिवर्तन आ रहा है वो क्या कहलाता है, आयतन विकृति कहलाता है। अपरूपण विकृति को अपने अलग तरीके से लिखा है, इसमें अपने अपरूपण कोण के द्वारा क्या किया गया है, इसे मापा गया है। तो ये 3 प्रकार के प्रतिबल और 3 प्रकार की आपके पास में विकृतियाँ थी। आगे देखिए नया टॉपिक आपके आता है, नया टॉपिक है हुक का नियम। तो हुक का नियम देखिए क्या करेगा, हुक का नियम आपको संबंध बताएगा किसके अंदर, जो आपके प्रतिबल है और विकृति है। तो हुक के नियम की सहायता से अपने प्रतिबल और विकृति के मध्य संबंध को देखेंगे। तो नया टॉपिक देखिए अपने, इसमें नया टॉपिक है हुक का नियम। तो देखिए हुक का नियम आपको क्या बताता है, हुक का नियम। हुक का नियम अपने जो प्रतिबल लग रहा है और जो विकृति लग रही है उनके मध्य क्या करता है, संबंध बताता है। किसके मध्य, प्रतिबल और विकृति के मध्य। ठीक है, तो हुक का जो नियम है वो क्या करता है, हुक का नियम जो आपके प्रतिबल और विकृति के मध्य संबंध को बताता है। ठीक, यहाँ से अपने प्रतिबल और विकृति जो है इनके मध्य संबंध जो है वो कौन बताता है, हुक का नियम बताता है। हुक का नियम बताता है कि प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थ सीमा में क्या होगा, वस्तु पर जो प्रतिबल लगेगा, वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल किसके समानुपाती होता है, विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल जो है वो विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ से अगर आप लोग क्या करो, यहाँ से अगर आप लोग देखो समानुपाती को हटा दो,
प्रतिबल और समानुपाती को हटाते हो तो एक नियतांक लगता है E। यहाँ क्या होता है, एक नियतांक लगता है E, और E क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है, और E को क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक या प्रत्यास्थता नियतांक आपके पास में होता है, तो ये E जो है ये क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक है, तो हुक के नियम से अपने को पता चलता है प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में कि प्रत्यास्थता गुणांक जो है उसे किस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। तो देखिए हुक का नियम क्या करता है, प्रतिबल और विकृति के मध्य संबंध बताता है। क्या बताता है, तो प्रत्यास्थता आपके पास में हुक का नियम जो है वो कहता है कि प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल विकृति के हमेशा क्या रहता है, समानुपाती रहता है। प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती है, और समानुपाती को अगर हटाया जाए तो एक नियतांक लगता है E, यानी प्रतिबल जो है वो किसके बराबर है, E विकृति के बराबर है। और E जो है क्या है, एक नियतांक है जिसे अपने क्या कहते हैं, जिसे अपने जाना जाता है प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से। अगर E की बात की जाए यानी प्रत्यास्थता गुणांक की बात की जाए, प्रत्यास्थता गुणांक की बात की जाए तो प्रत्यास्थता गुणांक E जो है किसके बराबर आता है, E आता है आपका प्रतिबल बटे विकृति के अनुपात के बराबर। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो किसके बराबर आता है, तो ये आता है प्रतिबल बटे विकृति के अनुपात के बराबर। ये किसका सूत्र आ गया आपके पास में, प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र आ गया। प्रत्यास्थता गुणांक के लिए मात्रक और विमा आप लोग खुद से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि विकृति जो है वो तो कैसी राशि है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। तो विकृति का तो ना तो यहाँ पर कोई मात्रक आने वाला है और ना ही विकृति के लिए अपने पास में कोई विमा आने वाली है। क्यों, क्योंकि विकृति किस प्रकार की राशि होती है, एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। अब बच कौन गए अपने पास में, प्रतिबल बच गया है। तो प्रतिबल के लिए जो आप लोग मात्रक और विमा लिखोगे सेम वही किसके लिए प्राप्त हो जाएगी, आपको प्रत्यास्थता गुणांक के लिए प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास में प्रत्यास्थता गुणांक था। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि अगर प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ खींचा जाए, प्रतिबल और विकृति के मध्य आप लोग क्या करते हो, ग्राफ खींचते हो, तो ये ग्राफ आपको कैसा प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, प्रतिबल और विकृति के मध्य खींचा गया ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, आपको एक सीधी रेखा जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्राफ है ये किसके अंदर है, तो ये ग्राफ सिर्फ प्रत्यास्थता सीमा के अंदर होता है। ठीक है, ये ग्राफ कहाँ तक लागू होता है, ये ग्राफ लागू होता है प्रत्यास्थता सीमा पर, प्रत्यास्थता सीमा पर। ठीक है, प्रत्यास्थता सीमा जो होती है आपके पास में उसके लिए क्या होता है, ये ग्राफ आपको प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर आप लोग थीटा लेते हो, थीटा, तो इस ग्राफ की अगर आप लोग ढाल निकालोगे tan थीटा, तो प्रतिबल बटा विकृति किसके बराबर आ जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक E के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ किसके लिए लागू हो रहा है, प्रत्यास्थता सीमा के लिए लागू हो रहा है। अगर प्रत्यास्थता सीमा से अगर अपने आगे जाते हैं तब इनके मध्य समानुपाती का रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए तो ग्राफ अपने नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर बनाएंगे, पर आप लोगों को इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि ये ग्राफ अपने प्रत्यास्थता सीमा के लिए प्रतिबल इक्वल E विकृति। यहाँ E जो है वो क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, और इस नियतांक को किस नाम से जानते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से जानते हैं। और प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति जो होती है इनके मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ आपको किस प्रकार का प्राप्त होता है, वो ग्राफ आपको प्राप्त होता है सरल रेखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं प्रतिबल विकृति ग्राफ के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इस ग्राफ को आगे बनाएंगे। तो ये हुक का नियम था। ठीक है, तो इसका बचा हुआ पार्ट जो उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।